आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोटिवेशन की। इससे पहले कि हम मोटिवेशन और उसकी थियरीज के बारे में समझें, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्या मतलब होता है। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत प्रकार के लोग काम करते हैं, यानी उनका डिफरेंट कल्चर होता है, डिफरेंट रिलीजन होता है, डिफरेंट क्वालिफिकेशन लेवल होता है, राइट। सो इसकी वजह से क्या होता है, उनके डिफरेंट बिलीव्स होते हैं, राइट। उनका डिफरेंट परसेप्शन, एटीट्यूड्स, वैल्यूज होती हैं। तो क्या होगा, उनका जो बिहेवियर है उस हिसाब से प्रभावित होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है, उसका नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव मतलब वो हर चीज़ को नेगेटिवली देखता है, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के जो आउटपुट है उस पर असर पड़ेगा। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत किस्म के जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनकी डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। देखो, पर्सनैलिटी में सब कुछ आ जाता है, आपके वैल्यूज भी आ जाती हैं, मोटिवेशन लेवल्स भी आ जाते हैं, एटीट्यूड्स, परसेप्शन, सब कुछ पर्सनैलिटी में आता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, उनकी डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। अब इस पर्सनैलिटी की स्टडी को ही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं। अब क्यों ज़रूरी है किसी की पर्सनैलिटी को स्टडी करना, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें। ओके, सो दो वर्ड्स, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स विच इज ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहेवियर। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जहाँ पे कोई पर्सन काम कर रहा है, और बिहेवियर जो पर्सन का एक्ट करने का तरीका है, राइट, ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, सीमा एक आईटी कंपनी में काम कर रही है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हमारे कितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उन सब में कोई ना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, iOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, आपके लैपटॉप की बात करें तो वहाँ पे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ऑफिस हो गया, तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो आईटी कंपनी में सीमा इज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब क्या है कि शी इज एन एक्सीलेंट परफॉर्मर, बहुत अच्छा परफॉर्मर है वो, और उसे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन भी मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। वन डे शी डिसाइड्स टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। एक दिन वो निर्धारित करती है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन को लीव करना चाहती हूँ। सो द ऑर्गेनाइजेशन आस्क्स हर नॉट टू लीव। ऑर्गेनाइजेशन से कहती है कि प्लीज डू नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन, हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे एंड सो ऑन। When the organization conducted a study on her behavior, जब ऑर्गेनाइजेशन ने स्टडी की कि क्यों ये पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के लीव करके चले गए, सो इट वॉज फाउंड दैट सीमा ने क्यों लेफ्ट किया ऑर्गेनाइजेशन को, बिकॉज ऑफ इनफ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। मतलब जो वर्किंग आवर्स हैं वो इनफ्लेक्सिबल थे, मतलब कभी भी काम के लिए आपको बुलाया जा सकता था, राइट। सो इससे क्या होता है कि एक पर्सन की जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो प्रभावित होती है, यानी कि फैमिली और पर्सनल लाइफ एक पर्सन की प्रभावित होती है। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोगों के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, यानी उनकी पर्सनैलिटी की स्टडी करते हैं, जिसमें एटीट्यूड भी आ जाता है, उनके वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, उनके मोटिवेशनल लेवल्स भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है पर्सनैलिटी में। इन चीज़ों की हम स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सके मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ के साथ। अब स्कोप की बात करें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, तो इसमें इंडिविजुअल बिहेवियर भी आ जाता है, यानी कि पर्सन, एक अकेले पर्सन का बिहेवियर, जैसे एक अकेले पर्सन का परसेप्शन, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, मोटिवेशन, यानी सारी पर्सनैलिटी बेसिकली। और इंटरपर्सनल बिहेवियर में क्या आ जाता है, इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ टीम्स, ग्रुप्स, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, लीडरशिप एस्पेक्ट्स एक्सेट्रा। मतलब इंटरपर्सनल बिहेवियर में आपका कलेक्टिव आ जाता है, कलेक्टिव फॉर्म आ जाता है, जैसे कि टीम की बात करें, राइट, या आपस में बिहेवियर की भी बात करें तो वो भी इसमें आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टीम्स की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन में टीम होती है जो कि आपस में एक गोल जो है अचीव करती है, एक गोल होता है सबका, राइट। तो इस केस में इंटरपर्सनल
बिहेवियर ज़रूरी है, आपस में वो कैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि आपस में अगर वो फ्रेंडली वे में काम करेंगे तभी तो गोल वो अचीव कर पाएंगे, अपना कॉमन गोल। ग्रुप्स क्या होते हैं कि वहाँ पे लोगों का अपना इंडिविजुअल गोल होता है, लेकिन वो कर रहे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम होते हैं। फिर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि एक पर्सन का दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर है हर टाइम। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ईगो स्टेट्स एक्सेट्रा लोगों के। और लीडरशिप एस्पेक्ट्स क्या लोगों के, मतलब कि क्या उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, राइट, कैसे उनमें डेवलप करें। तो इंटरपर्सनल बिहेवियर भी हम इसकी भी स्टडी हम ओबी में करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की भी स्टडी करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है जिसमें रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, हायरार्की है, एक फॉर्म उसका फॉर्मेशन स्ट्रक्चर है। तो ये सब चीज़ों की भी हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं ओबी में, ताकि अगर मान लो लेट से अगर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो है, कोई पर्सन अपने बॉस को रिपोर्ट करता है, फिर उसको अपने बॉस को करता है, तो बहुत मतलब हायरार्की चेन अगर बहुत लॉन्ग है तो उसे कट शॉर्ट भी कर सकते हैं हम। तो ये भी इसकी भी स्टडी करते हैं हम। तो इंडिविजुअल के भी बिहेवियर की करते हैं, इंटरपर्सनल बिहेवियर की भी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर भी करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफेक्टिवली एफिशिएंटली अचीव कर सकें। तो ये जो सारी चीज़ें इस डायग्राम में हैं, चाहे बात करें ग्रुप की, ग्रुप डायनेमिक्स, पर्सनैलिटी जिसमें सब कुछ आ जाता है, एटीट्यूड वगैरह, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स। तो हम इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कवर कर सकें, राइट। अब मोटिवेशन की बात कर लेते हैं। देखो, मोटिवेशन का सिंपल सा मतलब एक अर्ज, इंसान के अंदर से एक अर्ज जो उसको अपने गोल तक ले जाती है। तो सिंपल सी बात है कि आपको अगर आपका गोल अचीव करना है तो आप कैसे उसे अचीव करोगे? मोटिवेशन के बिना नहीं कर सकते हो, राइट। कैसे आएगा ये मोटिवेशन? या तो इंटरनल मोटिवेशन होगा, आप खुद से मोटिवेट हो रहे हो, यस आई हैव टू डू इट, ठीक है, अपने को याद दिला रहे हो, यस मुझे कुछ अचीव करना है एंड सो ऑन। या तो दूसरे के थ्रू आप अचीव हो रहे हो, या अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, या फिर आप पब्लिक स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हो, मोटिवेशनल वीडियोस आपको मोटिवेट करती है। So the word motivation has been derived from a Latin word mover, meaning to move. Okay, इसका सिंपल सा मतलब है कि मूव करना, किसी दिशा में मूव करना। So in simple terms, a desire to achieve something is motivation. किसी चीज को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा को ही मोटिवेशन कहा जाता है, राइट। सो मोटिवेशन बेसिकली कंसिस्ट्स ऑफ द डायरेक्शन, एनर्जी एंड परसिस्टेंस। अब इसमें तीन चीजें होंगी। एक तो होगा डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है एक दिशा, दिशा मतलब एक गोल होगा आपका। एनर्जी, अब उस गोल को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर एक ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी। और परसिस्टेंस मतलब निरंतरता, मतलब कि निरंतर आप बिना थके हुए, आपको लेट से आपको हार का सामना करना पड़ता है, फिर भी आप निरंतर अपने गोल के प्रति आप उस पे लगे हुए हो, डटे हुए हो। सो इफ दीज एलिमेंट्स आर देयर इन अ पर्सन, वी कैन से दैट द पर्सन इज मोटिवेटेड इनफ। हम कह सकते हैं एक पर्सन मोटिवेटेड है अपने गोल्स के प्रति। नाउ टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, कितने प्रकार के मोटिवेशन होते हैं? देखो, बहुत ही प्रकार के मोटिवेशन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पावर मोटिवेशन, कई लोग जो होते हैं मोटिवेटेड होते हैं पावर के लिए मतलब कि दूसरों को लीड करना है, मतलब कि हमें कुछ ऐसी पावर पे पहुंचना है जहाँ पे हम दूसरों को लीड कर सके। लेट्स से कोई पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वो ऐसा अपना पद हासिल करना चाहता है जिससे वो कुछ दूसरों अचीव कर सके, मतलब दूसरों को लीड कर सके। उसके बाद अचीवमेंट मोटिवेशन क्या होता है कि एक पर्सन कुछ अचीव करना चाहता है लाइफ में, खुद को खुश करने के लिए या अपनी तरफ कुछ रिस्पेक्ट अटेन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन चाहता है मैं किसी एंट्रेंस को क्रैक करूं, फिर कोई जॉब हासिल करूं, राइट। ये अचीवमेंट मोटिवेशन है। फिर इंसेंटिव मोटिवेशन क्या होता है? द मोटिवेशन फॉर रिवॉर्ड्स एंड वर्क, कि रिवॉर्ड के लिए और अवार्ड्स के लिए काम करना ही इंसेंटिव मोटिवेशन होता है। नाउ फियर मोटिवेशन, अब देखो कई बार क्या होता है ना, कई लोग मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए
मतलब वो लोग काम करते हैं, इच्छा होती है, पर वो डर के कारण होती है, किसी का डर है तब वो आपके अंदर इच्छा है उस काम गोल को अचीव करने की। सो नीड थियरीज ऑफ मोटिवेशन की बात कर लेते हैं। सो मोटिवेशनल थियरी देखो दो प्रकार की है ब्रॉडली, नीड और प्रोसेस थियरी। हम नीड थ्योरी में बात करते हैं कि हमें क्या नीड्स क्या है हमारी, ठीक है, और मोटिवेशन किस चीज से होता है टू फुलफिलिंग दीज नीड्स, वेयर एज प्रोसेस थ्योरी फोकस ऑन मोटिवेशन, हाउ मोटिवेशन अकर्स। सो नीड और कंटेंट थियरीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स: मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, एल्डफर्स अर्ग थ्योरी, हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, मैकलेंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स। मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है वो बात, मैस्लो कौन थे, देखो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी बुक जो कि मोटिवेशन और पर्सनालिटी थी उसमें उन्होंने एक थियरी प्रस्तुत की थी 1943 में, जिसका नाम था नीड हायरार्की थियरी। अब देखो इसमें क्या बात की जाती है, फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की। तो फिजियोलॉजिकल नीड की अगर हम बात करें तो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे जो ह्यूमन को सस्टेन जिंदा रखने के लिए चाहिए होती है, जैसे खाना, पानी, घर, ये बेसिक नीड्स है। सेफ्टी, अब देखो एक बार ये चीजें आ गई तो एक जॉब भी तो चाहिए, राइट, कुछ सेफ्टी भी चाहिए, मतलब कुछ सेविंग्स चाहिए या कुछ इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, राइट। सो सेफ्टी नीड्स। अब जब ये सारी चीजें आ गई उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, मतलब कि हमें फ्रेंड्स चाहिए, फैमिली चाहिए, ये सारा लव एंड बिलोंगिंग आ जाता है। फिर एस्टीम, एस्टीम में होता है कि आपको कुछ अचीवमेंट का एक कुछ अचीव करना है, राइट, तो कुछ एक्स्ट्रा अचीव करना है जिससे आपका थोड़ा सा रिस्पेक्ट हो। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करें, जब आपके पास ये सब कुछ है फिर आपको रियलाइज करना है कि एक्चुअल में मुझे क्या काम अच्छा लगता है, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। अपने जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन पे उस पर आपको रीच करते हुए लास्ट स्टेज होता है। तो जो एब्राहम मैस्लो की थियोरी है वो हम बात करती है कि हम एक पर्सन है, उसकी क्या क्या नीड्स होती है, सिंपल सी बात है, एक पर्सन उसकी क्या क्या नीड्स होती हैं, और एक के और फिजियोलॉजिकल के बाद हम सेफ्टी पे ही जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम फिजियोलॉजिकल के बाद सीधे लव एंड बिलोंगिंग पे चले जाएं। तो उन्होंने बोला कि एक के बाद एक स्टेप हम कवर करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट थियोरी है एल्डफर्स अर्ग थियोरी। जो एल्डफर की अर्ग थ्योरी है ये बात करती है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ फैक्टर की, राइट। तो एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जो मैस्लो की थियरी थी उसमें फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स ये दो इसमें आ जाती हैं। उसके बाद रिलेटेडनेस में सोशल नीड्स और एस्टीम नीड्स आ जाती हैं, और फाइनली आपके ग्रोथ में आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो सिंपल सी बात है, इसमें एक चीज बोली गई है कि फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल जो है इसमें फॉलो होता है, मतलब कि अगर आप कोई लेवल अचीव नहीं कर पाए, कोई नीड अचीव नहीं कर पाए, तो आप वापस से पुराने पे जा सकते हो। लेकिन जो मैस्लो की थियरी थी उसमें बोला गया था कि आप एक लेवल को, एक नीड को अचीव करके फिर अगले पे जाओगे, फिर अगले पे जाओगे, मतलब आप बीच में स्किप नहीं कर सकते हो, आप फिजियोलॉजिकल से सीधे सोशल नीड पे नहीं जा सकते हो, ऐसा नहीं बोला गया था। वहां पे एक एक स्टेप के बाद एक नीड को अचीव करना होता था, लेकिन इसमें यह बोला गया कि आप ऐसा कर सकते हो और आप पुरानी नीड पे भी वापस जा सकते हो अगर आप हायर नीड अचीव ना कर पाओ। अब हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो और बिहेवियरल साइंटिस्ट भी थे, तो हाइजीन थ्योरी प्रपोज की थी उन्होंने। अपनी एक बुक थी मोटिवेशन टू वर्क, काम करने की मोटिवेशन, पब्लिश जो हुई थी 1959 में। तो उन्होंने दो फैक्टर्स की बात की बेसिकली, एक हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर फैक्टर्स। देखो हाइजीन फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो एक पर्सन को अगर नहीं मिले तो वो जॉब डिससेटिस्फाई हो जाएगा जॉब से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं अगर कि वो मिल गए वो फैक्टर्स तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा या मोटिवेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन को अच्छी पे मिल गई, राइट,
तो इसका पैसा मिल गया, अच्छा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोटिवेट हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिली तो वो डिससेटिस्फाई ज़रूर हो जाएगा। तो ऐसे स्टेटस के साथ है सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशंस, फ्रिंज बेनिफिट्स, पॉलिसी, जो भी है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। अब मोटिवेटर फैक्टर्स क्या होते हैं? अब कुछ ऐसी चीज़ें एक पर्सन को मोटिवेट करेंगी, ठीक है, और उससे जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, राइट। सो मीनिंगफुल वर्क, चैलेंजिंग वर्क अगर उसे मिलता है, रिकॉग्निशन फॉर accomplishments, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, द जॉब इटसेल्फ, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो एक पर्सन मोटिवेट हो जाता है, राइट। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो एक पर्सन जरूरी नहीं है डीमोटिवेट हो जाएगा। अब हाइजीन फैक्टर्स के साथ क्या था? अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो डीमोटिवेट हो जाएगा, लेकिन अगर होंगी तो पर्सन ऐसा नहीं है मोटिवेट होगा, राइट। अब मैक्लीलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स की बात करते हैं। तो मैक्लीलैंड ने क्या कहा था कि 3 टाइप के मोटिवेशन होते हैं हर इंसान के अंदर, मतलब हर इंसान के अंदर आप अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर, ये 3 मोटिवेशन पाओगे। इसका मतलब क्या है? हर पर्सन जो है कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करना चाहता है। हर पर्सन जो है, एफिलिएशन का मतलब ये होता है कि सोशल होना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि उसके फ्रेंड्स हों, उससे उसकी फैमिली में वो इन्वॉल्व हो। तो ये चीज़ें हर पर्सन के अंदर होती है। और पावर मतलब कुछ ना कुछ पावर उसके पास हो, मतलब अथॉरिटी हो। लेकिन द डिफरेंस इज कि कोई चीज़ किसी को डोमिनेट कर सकती है। मान लो किसी पर्सन को अचीवमेंट मोटिवेशन पे ज़्यादा भरोसा, मतलब उसे कुछ अचीव करना है लाइफ में, ठीक है, तो किसी के अंदर ये वाली चीज ज्यादा हो सकती है, या फिर किसी के अंदर पावर वाला मोटिवेशन ज्यादा हो सकता है, पर होते तीनों हैं, लेकिन कोई किसी का जो है इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो सकती है। तो डोमिनेंट मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन द कल्चर, सोसाइटी, लाइफ एक्सपीरियंस दैट वी फेस और लिव इन। सो पावर, एफिलिएशन, अचीवमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 3 चीज, और ये डिपेंड किस पे करते हैं कि एक पर्सन किस कल्चर में रह रहा है, किस सोसाइटी में रह रहा है, ठीक है। तो अगर एक पर्सन जो है ऐसे कल्चर में रह रहा है जहाँ पे आपको ज़्यादा मोटिवेट नहीं किया जाता है, बीइंग अ गर्ल, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर अचीवमेंट वाला मोटिवेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। या फिर कोई जो जिस टाइप की आप लाइफ एक्सपीरियंस करते हो उस पर भी डिपेंड करता है, किस सोसाइटी में रह रहे हो तो आपका उस हिसाब से मोटिवेशन होगा, राइट। सो एक इसमें एक लास्ट थ्योरी भी है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो वो थ्योरी डुगलास मैकग्रेगर ने दी थी बेसिकली। तो 1960s में अपनी बुक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज में, तो उन्होंने ये कहा था कि जो थ्योरी एक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये अज्यूम करती है कि एम्प्लॉयज जो हैं बहुत ही आलसी होते हैं और वो काम नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए उनको काम करने के लिए सुपरविजन की ज़रूरत रहती है, मतलब उन्हें कर्जन से काम कराना पड़ता है, फोर्सफुली। लेकिन थियरी वाई जो है वो ये कहती थी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुद ही मोटिवेटेड होते हैं, खुद ही वो अचीव करना चाहते हैं गोल को, तो उनसे उनके एटीट्यूड, डायरेक्शन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करती है। तो इसीलिए उनको एक्स्ट्रा एफर्ट उन पे नहीं डालने की ज़रूरत है, वो खुद ही ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं गोल्स अचीव करने में, राइट। सो दिस वाज डुगलास मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो होपफुली आपको सारी थियरीज समझ आ गई होंगी। तो हमने डिस्कस किया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी की स्टडी करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने गोल्स को अचीव कर सके, राइट। दैट इज ओबी। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन होता है कि किसी चीज को करने की एक डिजायर, एक इच्छा जो कि इंटरनली भी आ सकती है आपके अंदर, आप खुद से मोटिवेट हो रहे हैं या कोई आपको मोटिवेट कर रहा है एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू। और हमने बहुत सारी थियरीज देखी मोटिवेशन की, जैसे हमने बात की मैस्लो की नीड हायरार्की थियरी के बारे में, क्योंकि मैस्लो ने 1943 में दी थी, अपनी बुक में मेंशन की थी, जिसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात की, सेफ्टी नीड्स या फिर एस्टीम नीड, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सोशल नीड्स की बात की उन्होंने। उसके बाद एल्डफर ने भी सेम चीज थियोरी को प्रपोज किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक प्रिंसिपल इस पे ऐड किया, फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल, जिसमें आप
पिछली नीड पे भी वापस जा सकते हो अगर आपकी हायर नीड पूरी ना हुई। उसके अलावा मैक्लेलैंड की थियरी जो कि बात करती है कि 3 मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं जो एक हर इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन एक दूसरे को डोमिनेट कर सकता है। और हमने साथ में ये भी डिस्कस किया कि हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थियरी क्या है, जिसमें कुछ चीज़ें एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करती हैं और कुछ चीज़ें एक इंसान को डिससेटिस्फाई भी करती हैं, राइट। और फाइनली थ्योरी एक्स एंड वाई जो कि डुगलास मैकग्रेगर ने दी थी, जिसमें थ्योरी एक्स बात करती थी कि आपको स्ट्रिक्टली डील करना पड़ेगा ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्योंकि ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम जो है बहुत लेजली करते हैं, तो इसलिए थ्योरी एक्स का हम अप्लाई करते हैं, थ्योरी वाई में कुछ नहीं करते हैं क्योंकि एम्प्लॉयज़ खुद मोटिवेटेड होते हैं। तो हो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।